प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम इस समय मिशन कोशिश की वर्कशीट पर काम कर रहे हैं। वर्कशीट का हम हल कर रहे हैं इस समय। तो इस समय आपकी वर्कशीट नंबर 6 शुरू हो चुकी है। आज से दिनांक 9/8/2021 से 9/8/2021 से 14/8/2021 तक। ठीक है, 9 से 14 तक की ये वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 6। ये वर्कशीट में देखिए आपके इसमें मैटर क्या है। इस बार आपका सामग्री क्या क्या है। इसमें है गुणनखंड अथवा अपवर्तक। आपने पहले पढ़ रखे हैं गुणनखंड अपवर्तक, ठीक है ना। और ये इसके बाद इसमें सार गुणनखंड भी है जो आपने पढ़ना है। इसके बाद इसमें सहअभाज्य संख्याएं, गुणज अथवा अपवर्ती, ये भी आपने पढ़ना है। इसके बाद सारू गुणज भी आपने पढ़ना है। महत्तम समापवर्तक पढ़ना है इसमें। ठीक है, महासा यानी महत्तम समापवर्तक आपने पढ़ना है। फिर आपने इसमें लघुत्तम समापवर्तीय भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें मासा और लासा पर उदाहरण जो हैं उस संबंधित प्रश्न भी करने हैं। मासा और लासा से संबंधित प्रश्न। इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न भी हैं मूल्यांकन के रूप में, उनको आपने हल भी करना है। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 6 है। तो इसे हम कुछ पार्ट में हल करेंगे, एक साथ तो हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी है। तो इसे हम कुछ पार्ट में हल कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास 6 दिन का समय है। 6 दिन में हमें पूरा करना है ये। ठीक है, तो 6 दिन में पूरा करना है, इसलिए हमें इसमें धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे। 2-3 पार्ट में हम इसको पूरा करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे देखिए इसमें। आज हमने करना है सबसे पहले जो इसमें दिया गया है गुणनखंड अथवा अपवर्तक। गुणनखंड आपने कक्षा 6 में भी पढ़े हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड को ही हम अपवर्तक भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर्स। FACTORS, फैक्टर्स। देखिए, अब गुणनखंड होता क्या है? किसी संख्या का गुणनखंड अथवा अपवर्तक उस संख्या का पूरा पूरा विभाजक होता है, यानी ऐसी संख्या जो उसको पूरा पूरा उसको विभाजित कर दे। जैसे देखिए, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूरा पूरा विभाजक होता है, अर्थात उस संख्या में संख्या का और उसके गुणनखंड का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है ना। जैसे 6 का देखिए, इसमें 6 को हम 2 × 3, 2 से 6 3 बार कटता है, 2 × 6। 1 से 6 कटता है तो 1 से काटते हैं तो 6 बार जाता है। 3 से 6 कटता है 2 बार, और 6 से 6 कटता है 1 बार। ये वो संख्या हैं जिनसे 6 पूरा पूरा कट रहा है। देखिए, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 6 1 के पाड़े में तो सभी संख्याएं आती है, 6 भी आता है 6 बार। 2 से भी 6 कट जाता है, 2 से 2 के पाड़े में भी 6 आता है, कितनी बार? 3 बार। 3 के पाड़े में भी 6 आता है 2 बार, और 6 के पाड़े में 1 आता है, वो 6 के पाड़े में 6 आता है वो 1 बार। यानी कहने का अर्थ है कि वो संख्याएं हमने यहाँ पर लिखी हैं जिसके पाड़े में 6 आता है। ठीक है, अन्य नहीं लिखी हैं। ठीक है ना। अतः 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3 6। इन्हीं संख्याओं में 6 आता है।
इन्हीं संख्याओं के पाढ़े में, जैसे 1 के पाढ़े में भी 6 आता है, 2 के पाढ़े में भी 6 आता है, 3 के पाढ़े में भी 6 आता है और 6 के पाढ़े में भी 6 आता है। तो ये सभी क्या हैं, 6 के क्या हैं, अपवर्तक हैं या गुणनखंड हैं। इनको हम 6 के गुणनखंड कहेंगे या हम इसे अपवर्तक भी कहते हैं। गुणनखंड और अपवर्तक एक ही बात है। अब देखिए, निम्नलिखित सारणी में दी गई संख्याओं का गुणनखंड बताइए या अपवर्तक बताइए। जैसे दो किस किस के पाढ़े में आता है, 1 और 2 के पाढ़े में आता है केवल। 8 1 के पाढ़े में भी आता है, 2 के पाढ़े में भी आता है, 4 के पाढ़े में भी आता है और 8 के पाढ़े में आता है। ऐसे 15 किस किस पाढ़े में आता है भाई, 1 के पाढ़े में तो सभी आते हैं, 1 तो सभी में होता है। फिर 3 के पाढ़े में आता है, 3 पंजे 15। फिर 5 के पाढ़े में आता है, 5 तिया 15। फिर सीधे 15 के पाढ़े में आता है। ऐसे ही 18 पहले 1 के पाढ़े में आता है, 2 के पाढ़े में भी आता है क्योंकि 2 नंबर 18 होते हैं। 3 के पाढ़े में भी आता है क्योंकि 3 छक्का 18 होते हैं। 4 के पाढ़े में नहीं आता, 5 के पाढ़े में नहीं आता, 6 के पाढ़े में आता, 6 तिया 18 होते हैं। 7 के पाढ़े में नहीं आता, 8 के पाढ़े में नहीं, 9 के पाढ़े में आता है, 9 दूनी 18 होते हैं। ऐसे सीधे फिर 18 के पाढ़े में आता है, 18 कम 18 होते हैं। ऐसे हमारे पास 23 है। 23 देखिए 1 के पाढ़े में आता है और किसी भी पाढ़े में 23 नहीं आता, सीधे 23 के पाढ़े में ही 23 आता है। 30 देखिए 1 के पाढ़े में तो सभी आते हैं, 2 के पाढ़े में 30 आता है क्योंकि एक सम संख्या है। 3 के पाढ़े में 3 दशांक की 30। फिर 4 5 के पाढ़े में 5 छक्का 30। 6 के पाढ़े में 6 पंजे 30। 6 7 8 9। 10 के पाढ़े में 10 तिया 30, ठीक है ना। 15 के पाढ़े में 15 दूना 30। ऐसे ही 30 के पाढ़े में, इस प्रकार से, ठीक है। ये गुणनखंड आपके हो गए। इसके बाद देखिए सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड कौन से होते हैं कि दो संख्याओं के समान अथवा उभयनिष्ठ गुणनखंड सार्वगुणनखंड कहलाते हैं। कि दो संख्या यदि आपके पास हैं, सार्वगुणनखंड केवल, उसको हम कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। सार्वगुणनखंड को हम कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो सार्वगुणनखंड जो है दो संख्याओं के होते हैं, केवल एक संख्या का सार्वगुणनखंड नहीं होता, दो संख्याओं के होते हैं। और दो संख्याओं में जो गुणनखंड हम करते हैं उनमें जो एक जैसे गुणनखंड दोनों के दोनों में आ जाते हैं, उभयनिष्ठ आ जाते हैं। जैसे 10 व 18 के सार्वगुणनखंड देख लीजिए आप। 10 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 10 के गुणनखंड हैं 1 2 5 10। 1 के पाढ़े में आता है, 2 के पाढ़े में आता है 10, 5 के पाढ़े में आता है और 10 के पाढ़े में आता है। ऐसे ही 18 1 के पाढ़े में आता है, 2 के पाढ़े में, 3 के पाढ़े में, 6 के पाढ़े में, 9 के पाढ़े में, 18 पाढ़े में। तो इसके गुणनखंड होंगे 1 2 3 6 9 18। अब इनमें देखिए दोनों में 10 के गुणनखंड जो आपने देखे, 18 गुणनखंड जो आपने देखे, इनमें कोई ऐसे होते हैं जो एक जैसे हैं, दोनों में समान है। जैसे 1 तो सब में है और 2 भी देखिए, यहाँ 2 इसमें भी है और इसमें भी है 2, तो 2 भी हो गया। इसके बाद और कोई नहीं है, तो 10 और 18 के सारे गुणनखंड हो गए 1 और 2, ठीक है ना, जो दोनों में एक जैसे हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए ये है 15 और 18, 20 25 और 10, 5 15 और 25, यहाँ 3 संख्याएँ आ गई, 50 और 120, ठीक है ना। अब देखिए 15 और 18 का हमने करके देखा है। यहाँ पर 15 के गुणनखंड होते हैं, 1 के पाढ़े में आता है, 1 तो सभी में होता है भाई। इसके बाद 3 के पाढ़े में 3 पंजे 15, 5 तिया 15 और 15 के पाढ़े में, इसके गुणनखंड हो गए 15 के 1 3 5 15। ऐसे 18 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 6 9 18। अब यहाँ देखिए जो समान है, एक जैसा है, एक तो होता ही है, फिर उसके बाद 3 हो गया 3, तो 15 और 18 के सारे गुणनखंड हो गए 1 और 3। इसी प्रकार 25 और 10 के देखिए, 1 तो होगा ही 25 का, फिर सीधे 5 से जाता है, 5 पंजे 25 और सीधे 25। 3 गुणनखंड हैं हमारे पास 25 के, 1 5 और 25। ऐसे 10 के देखिए, 1 से जाता है, 1 के पाढ़े में आता है, फिर 2 के पाढ़े में आता है 10 और फिर 5 के पाढ़े में आता है 10 और फिर 10 के पाढ़े में आता है।
ठीक है ना। तो आपके जो सार गुणनखंड हो गए जो दोनों में एक समान है, पहला तो 1 है, उसके बाद देखिए 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 भी आपका एक सार गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से आप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5, 15 और 25 है। 5 के गुणनखंड होंगे 1 और 5, 5 के पाड़े में आता है। अच्छा, 15 किस पाड़े में आता है? 1 में। 3 के पाड़े में 3 पंजे 15 और 5 के पाड़े में 5 तिया 15, ठीक है ना। और सीधे फिर 15 के पाड़े में आता है। ऐसे 25 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में नहीं आता है 25, क्योंकि 25 एक विषम संख्या है, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हैं किस किस पाड़े में आता है। सीधे 5 के पाड़े में आता है और फिर 25 के पाड़े में आता है। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में है, 5 में भी, 15 में भी और 25 में भी। सबसे पहला तो है 1, फिर देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, सब जगह है 5। तो 5 भी जो है तीनों में है, इसलिए 5, 15 और 25 के सार गुणनखंड 1 और 5 हो गए। इसी प्रकार यहाँ देखिए 50, देखिए 50 किस किस पाड़े में आता है, फिर 120 किस किस पाड़े में आता है, यहाँ से इसके गुणनखंड लिखेंगे। फिर 50 और 120 के जो सार गुणनखंड होंगे वो यहाँ लिखेंगे, जो दोनों में एक जैसे होंगे, ठीक है, वो आपने यहाँ लिखने हैं। ओके, इसके बाद देखिए हमारे पास आगे सहअभाज्य संख्या है। ये क्या होता है? देखिए हमारे पास 3 और 7 के सार गुणनखंड हमने करने हैं। क्या करेंगे? पहले 3 के गुणनखंड देखेंगे। 3 किस किस पाड़े में आता है? 1 में और 3 में आता है केवल। 7 किस किस पाड़े में आता है? 1 में और 7 में आता है। और 3 और 7 के सार गुणनखंड क्या हो गए? जो दोनों में एक जैसे हैं, कॉमन है, वो आपका 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 ही आया है ना। तो यहाँ पर सार गुणनखंड केवल हो गया 1। तो ऐसी संख्याओं को, ऐसी दो संख्याएं जिनका केवल एक ही सार गुणनखंड होता है, ठीक है ना, उन्हें हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। इनको हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 9 और 16। देखिए 9 के गुणनखंड किस किस पाड़े में 9 आता है? 1 के पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में 3 तिया 9, 9 के पाड़े में। और 16 आता है 1 के पाड़े में, 2 अट्ठे 16, 4 चौक 16, 8 दूना 16 और 16 एकम 16। इन पाड़ों में 1, 2, 4, 8, 16, इन पाड़ों में 16 आता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार 9 के गुणनखंड हो गए 1, 3 और 9। 16 के हो गए 1, 3, 4, 8, 16, ठीक है, सॉरी 1, 2, 4, 8, 16। अच्छा, अब इनके सार गुणनखंड क्या हो गए? देखिए एक, पहला तो 1 हो गया, दूसरा क्या हो गया? और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक ही गुणनखंड आया। अतः 9 और 16 भी कैसी संख्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि उनका केवल एक ही गुणनखंड, एक ही सार गुणनखंड है, केवल एक है जो सार गुणनखंड है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं आपने लिखनी है जिनका कुछ भी ऐसा कोई एक के अलावा कोई भी सार गुणनखंड ना हो, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए एक 12 हो गई, एक 25 हो गई। 12 और 25 चेक कर लीजिए कि क्या ये सहअभाज्य हैं कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल आप खुद और लिखिए। इसके बाद है गुणज अथवा अपवर्तीय। गुणज अथवा अपवर्तीय, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? गुणनखंड अथवा अपवर्तक। गुणज अथवा अपवर्तीय अब हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल, MULTIPLE। इसको हम मल्टीपल भी बोलते हैं। गुणज को हम कहते हैं मल्टीपल, या अपवर्त्य को भी हम कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ देखिए, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जितनी भी हो सकती हैं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त्य प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 के गुणज है,
3 में 1 की गुणा करा, 3 एकम 3, पहला गुणज हो गया। 3 में हमने 2 का गुणा किया, 3 गुणा कितना होता है 6। 3 में फिर हमने 3 का गुणा किया, 3 गुणा 3, 3 तिया 9। 3 में फिर उसके बाद हमने 3 में 4 का गुणा किया, 3 चौक 12। फिर हमने 5 का गुणा किया, 3 पंजे 15। फिर हमने 6 का गुणा किया, 3 छक 18, फिर 3 7 21, फिर 3 8 24, है ना। इस प्रकार से ये 3 के गुणज हुए। इसके आगे भी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या तो बहुत सारी होती हैं, गुणा करते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। ऐसे 5 के गुणज, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, ठीक है ना। इसी प्रकार ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे 3 का है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम्मा 27 और 3 दशांक 30। अब देखिए यहाँ पर, और 5 के हो गए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ये कह सकते हैं हम, अगर हम 3 का पहाड़ा भी लिख रहे हैं या 5 का पहाड़ा लिख रहे हैं, तो पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब की सब, जैसे 3 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आएंगी वो सब 3 के गुणज हैं। 5 के पहाड़े में जो भी संख्या आएंगी वो 5 के गुणज हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो पहाड़ा पढ़ते हैं वो केवल दशांक 10 बार तक पढ़ते हैं, लेकिन अपवर्तीय हमारे गुणज हमारे वहाँ ख़त्म नहीं होते। जैसे 3 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं 3 दशांक 30, इसके बाद फिर 3 के, इसमें 11 के गुणा करेंगे 3 में, तो 11 तिया 33, अगला भी आ जाएगा। फिर 12 गुणा करेंगे, 12 तिया 36, है ना। तो 33 36, इसके बाद आगे भी ये बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो गुणज और अपवर्तीय होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी संख्या सीमित नहीं होती, इनकी संख्या असीमित होती है, अनंत होती है, ठीक है ना। ये कहीं भी ख़त्म नहीं होते हैं। और जो अपवर्तक होते हैं उनकी संख्या सीमित होती है, फिक्स। उनको आप, अगर आपको कोई बोले कि आप सारे के सारे किसी संख्या के सब गुणनखंड लिखिए, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और यदि आप कोई बोले कि सभी गुणज लिखिए, सभी गुणज, ठीक है, सभी गुणज आपको कोई बोले तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि गुणज तो अनंत होते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर, अब यहाँ देखिए, इसमें 3 व 5 क्या है, मिल रहे होंगे। देखिए 3 व 5 15 जो है, 15 इसमें भी है और इसमें भी है। ऐसे इसके बाद आगे आने में 30 आएगा, ऐसे 5 के 5 छक्का 30 आएगा, तो ये इसमें दोनों में रहेगा। अच्छा, 15 और इसका मतलब 15 और 30 जो हैं, इनके क्या हैं, सार्वगुणज हैं, मतलब उभयनिष्ठ गुणज हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित सारणी में दी गई संख्याओं के गुणज बताइए। जैसे 1 के गुणज हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जितना भी लिख सकते हैं, 1 के गुणज हैं। आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे अब 8 के गुणज, 8 का पढ़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 नवा 72, 8 दशांकी 80, 80 के बाद 88, इससे आगे भी चलता रहेगा। ऐसे 12 का है, 12 के गुणज आप लिखेंगे, 12 का पढ़ा लिखते जाएंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्का 72, आगे से लिखते चले जाएंगे। ऐसे 18 का पढ़ा, 18 एकम 18, 18 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, इस प्रकार से आगे आप पढ़ते जाएंगे। ऐसे 25 का पढ़ा लिखते जाएंगे, बस वही उसका क्या होगा, गुणज होगा। तो आप यहाँ पर 8-10 जो है और आगे इनके गुणज पूरे कर लेंगे। वैसे गुणज पूरे होते नहीं हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो उसके आगे, क्योंकि ख़त्म तो होंगे नहीं, उसके आगे आप डॉट 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 का निशान जरूर लगाएंगे, क्योंकि वो आगे ख़त्म नहीं होता है। डॉट डॉट इसलिए लगाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखा 3
5 व 6 के दो सारगुणज। अब ये दो इसलिए लिखा क्योंकि सारगुणज तो बहुत सारे, क्योंकि गुणज बहुत सारे होते हैं तो सारगुणज भी बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है कि 2 गुणज लिखिए या 5 गुणज लिखिए या 8 गुणज लिखिए, है ना। तो ऐसे यहाँ 2 सारगुणज लिखा है, 3 के, 5 के और 6 के। तो 6 के इनके सारगुणज लिखने से पहले हमें इनके गुणज लिखने पड़ेंगे। 6 के गुणज, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54 और 6 दशांक की 60। ऐसे 5 के, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45 और 5 धाम 50, 50 के बाद 55, 55 के बाद 60। 5 5 बढ़ा दिया हमने। 3 के गुणज, 3 कम 3, 3 9 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नमा 27, 3 धाम 30, फिर उसके बाद 33, 3 और जोड़ दीजिए, 36, 3 और जोड़ दीजिए, 39, 3 और जोड़ दीजिए, 42, फिर 3 और जोड़िए, 45, फिर 3 और जोड़िए, 48, 3 और जोड़ के 51, और फिर 54, फिर 57, फिर 60। ठीक है। अब 3 5 व 6 के सारगुणज, सारगुणज यानी कि 3 5 और 6 में ये जो है सभी में वो होने चाहिए। देखिए सबसे पहला आएगा, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है लेकिन बीच वाले में नहीं है। ठीक है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है लेकिन ये शुरू वाले में नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये 30 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो पहला सारगुणज हो गया 30। इसके बाद देखिए, इसके बाद आएगा सीधे 60 60 60, दूसरा सारगुणज हो गया 60। ठीक है, आप स्वयं लिख करके इसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सब में जो उभयनिष्ठ हो वही लिखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 6 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 50 से कम हो। मैं 6 का पहाड़ा लिखना है 50 से कम तक। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नमा 54। अब 54 जो है 50 से ज़्यादा हो गया, हमें 50 से कम वाला ही लेना है, तो ये हमने हटा दिया। ठीक है, इतने ही आपने लिखने हैं। ठीक है, यहाँ तक काम कीजिए आप, और कल हम आगे उस वर्कशीट का आगे का काम हम कल कराएंगे। ओके एंड थैंक यू।